हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोशिका वाला जो चैप्टर चल रहा है हमारा 11th क्लास का 8वां चैप्टर, उसका 5वां भाग पढ़ेंगे। उसके 5वें भाग में हम दो कोशिकांगों के बारे में देखेंगे। एक तो गोल्जी बॉडी और एक पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदवीय जालिका। दो कोशिकांगों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछता जाऊंगा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते जाना है। पूजा ध्यान से, निकिता, पूजा, किरण, प्रांशु, दिनेश, सभी ध्यान से देखते जाना। और जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं वहीं कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिखते जाना है आपको। सबसे पहले देखते हैं हम गोल्जी बॉडी पादप जंतु कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग में से एक है गोल्जी बॉडी, जिसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, याद रखना, उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर इसको खोजा था। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। इसके बाद जो है कैमिलो गोल्जी के बाद जो है अनेक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग जानकारी दी। अब गोल्जी बॉडी के अनेक नाम भी रखे गए। इसके अलावा गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे पादप कोशिका में, याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना, डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है पादप कोशिका के अंदर। इसके अलावा इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया कहने का कारण क्या है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई रचनाएं, दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। इसको इडियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये बहुरूपी है, अनेक अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रूप में पाया जाता है ये कोशिकांग। और जो कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में बिखरा हुआ पाया जाने वाला एक अंग है गोल्जी बॉडी, या इसको गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया और इडियोसोम भी नाम दिया हुआ है। अब जो गोल्जी बॉडी है ये इसके 3 प्रमुख घटक हैं। याद रखना, ये पाया कहाँ जाता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, परंतु कुछ अपवाद स्वरूप है, जैसे आरबीसी की कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा कवकों में भी ये अनुपस्थित होता है। इसके अलावा जो चालनी नलिका होती है, चालनी नलिका, इसमें भी अनुपस्थित होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स, उनके युग्मक या गैमेट के अंदर भी एब्सेंट होता है। बाकी जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उन सभी यूकैरियोटिक कोशिका उन सभी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है ये कोशिका में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी कुछ अपवाद है, इनके नाम याद रखना, इनमें ये नहीं पाया जाता है। अब जो गोल्जी बॉडी है इसके 3 घटक है प्रमुख। 3 घटक के नाम याद रखना। सबसे पहले घटक का नाम है सिस्टर्नी। जो ये लंबी पतली चपटी रचनाएं दिख रही हैं, इन लंबी पतली चपटी रचनाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है, जो एक ढेर के रूप में एक के ऊपर एक जमी होती है। इन सिस्टर्नी की संख्या जो है 4 से 7 के बीच होती है। पादप कोशिका में तो 4 से 7 के बीच में होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 होती है पादप कोशिका के अंदर इसकी संख्या। सिस्टर्नी, लंबी पतली चपटी नलिका। अब इस सिस्टर्नी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली जो है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती है। इन दो झिल्लियों के बीच में गैप पाया जाता है, जो कि 100 से 200 एंगस्ट्रॉम का होता है, दोनों झिल्लियों के बीच का गैप। ये जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी की टूट फूट से अन्य रचनाओं का निर्माण होता है। ये सिस्टर्नी के अलावा, अब सिस्टर्नी के बाद दूसरे नंबर पर आती है रचना का नाम, जिसका नाम वेसिकल्स या
वेसिकल, हिंदी में इसको बोलते हैं आशय, वेसिकल या आशय। जो सिस्टर्नी की सतह पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे आशय गुब्बारे नुमा रचना है, इन रचनाओं को क्या बोला जाता है? आशय। इसके अंदर अनेक पदार्थ भरे हुए पाए जाते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीनस पदार्थ इसके अंदर भरे हुए होते हैं। फिर जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी की टूट फूट या मुकुलन से बनी हुई एक विशेष रचना जो ऊपर की ओर पाई जाती है, गुब्बारे नुमा रचना, इसको वैक्यूल या पुटिकाएं कहा जाते हैं, वैक्यूल या पुटिकाएं। अब ये जो पूरा गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी का जो नीचे वाला सिरा है, ये सिस्टर्नी दिख रही है, इस टाइप की सिस्टर्नी रहती है इस स्थिति में। ये नीचे का तल जो होता है वो उत्तल तल होता है, ऊपर का तल अवतल तल होता है, मतलब ये तल अवतल है, नीचे वाला तल उत्तल है। तो पूरा जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का ये तल जो है, जो कि अवतल की ओर है, इस तल को बोलते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरेशन फेज, मतलब मैच्योर फेज ये वाला होता है। और ये होता है सिस फेज, सिस, या फिर इसको फॉर्मिंग फेज के भी नाम से जाना जाता है, मतलब ये वाला फेज निर्मित होता है, फॉर्मिंग फेज। और ये वाला हिस्सा जो है, मान लो ये हिस्सा है अवतल, ये हिस्सा है उत्तल, तो यहाँ पर मौजूद होता है केंद्रक, मतलब केंद्रक के बाहर की ओर ये वाला हिस्सा उपस्थित होता है, और ये वाला हिस्सा होता है केंद्र कोशिका झिल्ली की ओर। अब जो केंद्रक के अंदर के पदार्थ है वो यहाँ से होकर के, यहाँ से होते हुए इन भागों से मिलते जुलते यहाँ पर पहुँचते हैं इस अवतल तल या मैच्योरेशन फेज के पास में। यहाँ से पदार्थ छनते हुए यहाँ से पहुँचते हैं इस जगह पर। ध्यान रखना है कि केंद्रक यहाँ पर है, केंद्रक नीचे की ओर है, केंद्रक से होते हुए सारे पदार्थ बाहर की ओर जाते रहते हैं। तो ये इसकी बाह्य संरचना हो गई है। बाह्य संरचना के बाद हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। किसके? गोल्जी बॉडी के कार्य। अच्छा, जल्दी से प्रीति बताना कि गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है। उसके बाद जोया बताएगी कि गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, और जो ये वाला फेज है, ऊपर वाला फेज, ये फॉर्मिंग फेज है या मैच्योरेशन फेज है। कौन सा फेज है ऊपर वाला फेज, इसका नाम आपको लिख करके भेजना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते जाओ। कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला कार्य इसका स्त्रावण, सबसे महत्वपूर्ण काम है स्त्रावण, इसलिए इसको स्त्रावी अंग भी कहा जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को स्त्रावी ऑर्गन या सिक्रेटरी ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है। स्त्रावी अंग है प्रमुख, ठीक है। स्त्रावण करना विभिन्न पदार्थों का, और स्त्रावण कैसे होता है? यहाँ से जो पदार्थ ये जो वैक्यूल हैं, ठीक है, वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन यहाँ से होकर के, प्रोटीन, लिपिड या जो भी पदार्थ हैं वो यहाँ से होकर के यहाँ जाते हैं और यहाँ से बाहर की ओर स्त्रावित कर दिए जाते हैं। तो पहला काम है स्त्रावण। दूसरा काम है पैकेजिंग या संग्रहण। विभिन्न पदार्थों का स्टोरेज भी इसी गोल्जी बॉडी के अंदर होता है, प्रोटीन का, लिपिड का, ठीक है, सेल्यूलोज का, और विभिन्न पदार्थों का संग्रहण भी यहीं पर होता है। अगला कार्य है शुक्राणु का शीर्ष भाग। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है जिसको बोलते हैं कौन? क्या? एक्रोसोम। शीर्ष भाग को ये शुक्राणु की संरचना में बताता हूँ आपको। तो शुक्राणु को जिस प्रकार का होता है, और यहाँ पर ऊपर का जो शीर्ष भाग है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के निर्माण में भी मदद करता है कौन? गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके बाद अगला काम आता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है कौन? गोल्जी बॉडी। और किसकी मदद से? याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ये काम करता है गोल्जी बॉडी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर के लाइसोसोम मतलब आत्महत्या की थैली का निर्माण करते हैं। कोई बताओ भैया, दिनेश बताओ कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? जल्दी से टाइप करो। वेरी गुड पूजा, तुमने सही जवाब दिया तुम्हारा। और जोया ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जोया जल्दी से जवाब दो। पांचवा, इसका पांचवा कार्य सेल प्लेट। याद है आपको? अभी पहले मैंने बताया था जो कोशिका भित्ति की संरचना, उस कोशिका भित्ति की संरचना में मिडिल लेमिला बताई थी। मिडिल लेमिला का निर्माण होता है सेल प्लेट से। सेल प्लेट काय से बने होते हैं? फ्रेगमोसोम से। फ्रेगमोसोम काय का बना होता है? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े, याद हो तो, ठीक है। उस फ्रेगमोसोम से बनती है सेल प्लेट, और सेल प्लेट से बनती थी मिडिल लेयर, मिडिल लेमिला। तो इसी का काम है, गोल्जी बॉडी का अगला काम क्या है? सेल प्लेट का निर्माण करना। सेल प्लेट का निर्माण करना भी इसका काम है। पांचवा काम हो गया। फिर छठा काम अगर याद करें तो छठा काम है जो अंडे की झिल्ली होती है। अंडे के अंदर योक पाया जाता है, पीले रंग का जो पदार्थ होता है अंडे के अंदर, उसको योक या पित्त कहते हैं। उस पित्त के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। वो झिल्ली भी काय की बनी होती है?
गोल्जी बॉडी की बनी होती है। और आखिरी कार्य याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी जिसको कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले खोजा था उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका में डिप्टियोसोम, इसके अलावा इडियोसोम नाम दिया गया है। कहाँ पाया जाता है? तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। पर कुछ यूकैरियोटिक अपवाद भी हैं जिनका नाम याद रखना, आरबीसी में, स्तनियों की आरबीसी में, ये भी याद रखना, सबकी आरबीसी नहीं, केवल स्तनी मतलब मेमल्स की आरबीसी में एब्सेंट होता है। कवकों में चालनी नलिका, चालनी नलिका आपको पता है जाइलम और फ्लोएम मैंने पढ़ाया था, तो फ्लोएम के 4 भाग थे जिसमें से एक भाग था चालनी नलिका, उसमें भी उसकी कोशिका में भी ये अनुपस्थित होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के गैमेट्स के अंदर भी ये अनुपस्थित होता है। संरचना मैंने बता चुकी है, 3 अंगों से मिलकर बना है, सस्टेनी, वेसिकल और तीसरा क्या बताया था? वैक्यूल। वैक्यूल जो है ऊपर की ओर पाई जाने वाली ये गुब्बारेनुमा रचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसके 2 तल बता दिए हैं, नीचे वाले तल को सिस या फॉर्मिंग फेज, ऊपर वाले को ट्रांस या मैच्योरेशन फेज। अगर हम बात करें सिस्टर्नी की इस प्रकार की सतह होती है तो ये ऊपर वाला तल जो है अवतल तल होता है, नीचे वाला उत्तल तल होता है। तो जो उत्तल तल है वो निर्मित होता है और अवतल तल जो है वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्वन तल कहलाता है। यहाँ से चीज़ें बंद करके ऊपर की ओर आती रहती हैं। नीचे की तरफ क्या है? केंद्रक है, इधर कोशिका झिल्ली है, मतलब कोशिका में बिखरा हुआ द्विझिल्ली कोशिकांग है गोल्जी बॉडी, या पादप कोशिका में इसको डिप्टियोसोम नाम दिया है। कार्य भी मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब गोल्जी बॉडी के बाद अगला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका ये भी पादप कोशिका में पाए जाने वाला एक द्विझिल्ली कोशिकांग है, याद रखना इसका नाम। पादप कोशिका में पाए जाने वाला द्विझिल्ली कोशिकांग अगला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे झिल्ली तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर की ओर, केंद्रक के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में क्या पाया जाता है? पूरी कोशिका के अंदर एक जालनुमा रचना पाई जाती है। उस जाल को ही क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब होता है जालनुमा रचना, और एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली रचना है, जिसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले याद रखना गार्नियर ने बताया था। गार्नियर, लड़कियों को तो अच्छे से नाम याद रहेगा, गार्नियर के बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, तो अच्छे से याद रख सकती हो तुम तो। ठीक है, इस प्रकार की रचना रहती है, केंद्रक के झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, बीच में पाई जाने वाली ये जालनुमा रचना। इस प्रकार जाल तंत्र बन जाता है, इसलिए इसको जाल तंत्र या झिल्ली तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अभी हाल मैंने बता चुका हूँ किसने खोजा है इसको? गार्नियर ने। ये इस प्रकार पूरे कंकाल का निर्माण कर लेता है, इस कोशिका का आधार प्रदान करता है, पूरी कोशिका का कंकाल बनाता है। बताओ जल्दी से, कौन बता सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रेटिकुलम का क्या अर्थ है? जल्दी से बताना, कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो, रेटिकुलम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला द्विझिल्ली कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर, कहाँ पर? केंद्रक से लेके तो कोशिका झिल्ली के बीच में बिखरा हुआ जालनुमा रचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के बाहर से लेके तो कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ है। एंडो मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक मतलब किसके? प्लाज्मा के, और रेटिकुलम मतलब होता है जालनुमा रचना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर प्लाज्मा में या द्रव में, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले भाग को, कोशिकांग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सबसे पहले इसको खोजा था किसने? गार्नियर ने। गार्नियर ने इसको खोजा था। फिर बाद में पोर्टर, क्लाउडे और कोई फुलम बोलता है, कोई पुलमैन बोलता है। दो एक किताब में अलग अलग नाम लिखे हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 1898 में इस कोशिकांग को नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जब गार्नियर ने इसको खोजा था तो इसको नाम समझ में नहीं आया था, तो इनने नाम दे दिया था इर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नाम दिया था इसको? इर्गेस्टोप्लाज्म। किसने दिया था? ये गार्नियर ने। बाद में पोर्टर, क्लॉडे और फ्लूलम ने 1898 में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। अब इसके घटक के बारे में बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक कौन कौन से हैं, तो घटक या कंपोनेंट 3 हैं। पहले घटक का नाम है सिस्टर्नी, दूसरे घटक का नाम है वेसिकल्स, और तीसरे घटक का नाम है दूसरे घटक का नाम है वैक्यूल्स, और तीसरे घटक का नाम है ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, चपटे कोश बोलते हैं हिंदी में, चपटे कोश, सिस्टर्नी। ऐसी लंबी पतली अशाखित रचना, इस लंबी पतली अशाखित रचना को क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। इस पर पाए जाते हैं कौन? राइबोसोम के कण। इस कारण ये रचना खुरदुरी होती है। अशाखित रचना है सिस्टर्नी। ठीक है। सिस्टर्नी के बाद जो दूसरा अंग है जिसका नाम है, दूसरे अंग का नाम मैं बताता हूं आपको, वेसिकल्स। ठीक है। जो दूसरी रचना है गोलाकार या अंडाकार। ठीक है। 400 से 800 एंगस्ट्रॉम की रचना होती है जिसका नाम है वेसिकल्स। 400 से 800 एंगस्ट्रॉम की रचना। ठीक है। गोलाकार अंडाकार होती है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। तो दूसरा घटक या दूसरा कंपोनेंट। तीसरा आता है ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? शाखित नलिकाएं पाई जाती हैं जिस पर राइबोसोम का अभाव होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब नलिकाएं। ये 3 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी लंबी पतली चपटी अशाखित और राइबोसोम युक्त रचनाएं हैं। ठीक है। दूसरी आती है वेसिकल्स, छोटी छोटी गोलियां या अंडाकार या गोलाकार रचनाएं, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती है। इन तीनों रचनाओं से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। तीसरा और आखिरी भाग आता है जिसका नाम है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं, जो कि अशाखित होती हैं और इन पर क्या राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। ध्यान रखना, जहां भी राइबोसोम के कण हैं वहां पर प्रोटीन संश्लेषण तो होगा ही होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। याद रख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप में कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। ये तो घटक हो गए। अब आते हैं प्रकार। किसके प्रकार? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 प्रकार का है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। रफ मतलब होता है खुरदुरा और स्मूथ होता है चिकना। वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। किसके कण? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। जो केंद्रक के पास में ये जो दिख रही है सिस्टर्नी, इन सिस्टर्नी पर, पास वाली सिस्टर्नी पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब ये वाली जो सिस्टर्नी है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ये वाला जो राइबोसोम है वो कौन सा वाला? राइबोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो किस तरफ है? कोशिका की झिल्ली की ओर है। इस झिल्ली की ओर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दाने नहीं पाए जाते हैं राइबोसोम के। तो मतलब कहने का है कि रफ वाला तो केंद्रक की ओर, कहाँ की ओर? केंद्रक की ओर। और स्मूथ वाला जो है कोशिका झिल्ली की ओर उपस्थित होता है। अगली चीज याद रखना, ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से उन अंगों में पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है। और यहाँ पर वसा का या स्टेरॉइड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है कौन सा वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अच्छे से याद रखना। मेन अंतर ये है कि जिस पर राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और जिस पर राइबोसोम नहीं है उसको SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मेन अंतर यही है, ये रफ वाला केंद्रक के पास होता है, स्मूथ वाला जो है कोशिका झिल्ली के पास होता है। ये उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता ज़्यादा होती है, मतलब यकृत में, पेनक्रियाज में, इन कोशिकाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जल्दी से बताओ बेटा प्रांशु, जो RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, यही यूट्यूब में ही नीचे नीचे जाना, वहाँ पर कमेंट कर देना, पता चल जाएगा। ये प्रकार हो गए। प्रकार के बाद अगली चीज़ आती है कार्य। कार्य क्या होंगे? अच्छा, मैं बताना भूल गया था, जो गोल्जी बॉडी है उस गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर से पदार्थों के आने जाने की क्रिया का नियंत्रण करता है कौन? गोल्जी बॉडी, इसलिए उसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। यहाँ पर कार्य की बात करें हम तो पहला काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। पहला काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे प्रमुख कार्य, क्योंकि इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कणों की उपस्थिति के कारण ये मुख्य भूमिका निभाता है किस काम में? प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में। दूसरा काम है, ये क्या करता है? ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है और जाल के रूप में रहता है, मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, या यूं कह दें कि कोशिका के कंकाल के निर्माण में मदद करता है। तीसरा, ये जो यहाँ केंद्रक के पास होता है तो केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली, और कोशिका के पास भी होता है तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी मदद करता है। नंबर 4, केंद्रक के अंदर के पदार्थों को यहाँ से होकर के बाहर और बाहर के कुछ आवश्यक पदार्थों को यहाँ से होकर के अंदर, मतलब विभिन्न पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। किसकी मदद से मदद करता है? याद रखना, गोल्जी बॉडी की सहायता से। बताया था मैंने, सिस्टर्नी से होकर के प्रोटीन के कण ऊपर की ओर जाते हैं तो वो किसकी हेल्प से जाते हैं? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों की हेल्प से काम होता है। तो परिवहन का काम भी हो गया अगला। फिर अगला आता है ग्लूकोज के उपापचय या ग्लूकोज के उपापचय में भी मदद करता है। ये इसके प्रमुख कार्य हो गए किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेवी जालिका। इसको झिल्ली तंत्र भी कहा जाता है, नाम याद रख लेना, झिल्ली तंत्र। सबसे पहले इरगेस्टोप्लाज्म, गलत लिख दिया है, इरगेस्टोप्लाज्म नाम दिया था इसको, ठीक है। बाद में पोर्टर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा और उसके बारे में पूरी जानकारी दी। तो ये हमारा 5वां हिस्सा हुआ है कोशिका का, जिसका नाम क्या है, जिसके अंदर 2 टॉपिक पढ़े हमने, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मैं आप सबसे मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपको अच्छी जानकारी देता रहूं। थैंक यू।